Today the topic is Indian Contract Act 1872. जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, ये किसी भी बिजनेस है या कमर्शियल लॉ होता है उसकी एक फाउंडेशन है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी बिजनेस जो है, अगर एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग ही जो है वो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एंड जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स एंड द फॉर्मेशन, एग्जीक्यूशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, कि कैसे फॉर्म होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, कैसे उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, लागू कैसे किए जाएंगे, इन्फोर्स कैसे किए जाएंगे जो एग्रीमेंट्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। एंड ये जो एक्ट है ये 1 सितंबर 1872 को एक एक्ट पास करके इन्फोर्स किया गया था एंड एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, एंड पूरे कंट्री में ये लागू हुआ था। एंड इट प्रोवाइड्स रूल्स रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। जो भी इस कॉन्ट्रैक्ट में सारे रूल्स मेंशन किए गए हैं, जो ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट जो दोनों पार्टीज होंगी या दो से ज़्यादा जो पार्टीज होंगी वो फॉलो करेंगी। उनके राइट्स बताए गए हैं पार्टीज के जो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होंगे, कि उनकी राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। एंड इन केस अगर किसी भी पार्टी के साथ कुछ डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे डील किया जाएगा, या कोई एक पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो उस केस में क्या रेमेडियल मेजर्स होंगे। नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट दैट द लॉ रिकॉग्नाइज एंड इन्फोर्सेस। सो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ के द्वारा लागू किया जाता है, इन्फोर्स किया जाता है। मतलब कि लॉ जो लीगली अगर वो सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है एग्रीमेंट, तो वो क्या बन जाता है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। हर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एग्रीमेंट के साथ स्टार्ट होता है। पहले कुछ कंडीशंस डिसाइड की जाती हैं, अगर दोनों पार्टीज उस पर एग्री करती हैं तो वो साइन करती हैं एंड वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। However, only those agreements that satisfy the legal requirements prescribed by the law become contract. अगर एग्रीमेंट में कोई भी ऐसी कंडीशन हो जो लीगली जो नहीं चाहिए हो या लीगल ना हो वो रिक्वायरमेंट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं उसको। या अगर कोई पार्टी किसी कंडीशन के ऊपर एग्री नहीं करती तो वो डिनाई कर सकती है। सो दोबारा से बताती हूँ कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा एक एग्रीमेंट के साथ स्टार्ट होता है, और जो एग्रीमेंट है वही वाले एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो सारी की सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफिल करें। जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड की गई हैं उन सारी कंडीशंस को फुलफिल करना ज़रूरी होता है एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। एंड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस चीज़ से बनके मिल के बनता है, एग्रीमेंट के साथ प्लस लीगल इन्फोर्सेबिलिटी। मतलब कि एक एग्रीमेंट होगा पार्टीज के बीच में, अब वो लीगल इन्फोर्सेबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब कि वो लीगली राइट होना चाहिए लॉ के द्वारा। वो अगर लॉ की निगाह में देखें तो वो लीगल होना चाहिए। एंड वन मोर थिंग, हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक एग्रीमेंट होता है। सो हर कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा है तो वो पहले एक एग्रीमेंट होगा, बट हर एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बने। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि पार्टीज एग्री नहीं कर रही टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर, या वो लीगली जो है वो सही नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। सो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता, बट हर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पहले एक एग्रीमेंट होता है। सो नेक्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो एग्रीमेंट है वो क्या है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज वेरी इजी डेफिनेशन। सो इस डेफिनेशन में 2 इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं उनको हाईलाइट किया है। फर्स्ट वन इज कि क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट जरूरी होना चाहिए, एंड वो जो एग्रीमेंट है वो लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए, मतलब कि वो एग्रीमेंट लीगल होना चाहिए। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा, जब उसमें ये सारे जो एलिमेंट्स हैं वो पाए जाएंगे।
फर्स्ट वन इज द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक जो पार्टी है वो ऑफर करेगी एंड सेकंड पार्टी जो है वो उस जो एग्रीमेंट को क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। तो तभी वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा, सही कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। फॉर एग्जांपल ए पार्टी ने लैपटॉप ऑफर किया फॉर द सेल, सो बी जो पार्टी थी उसने एक्सेप्ट कर लिया एक ऑफर, सो उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। नेक्स्ट वन इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। सो दोनों पार्टीज या जो भी पार्टीज हैं उनकी एक इंटेंशन होनी चाहिए एक लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए। जैसे अगर हम बोल दें कि दो फ्रेंड्स ने एग्रीमेंट किया आज रात को डिनर पे जाने के लिए, सो उनका कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट हुआ इसमें। बट अगर हम कोई बिजनेस रिलेशनशिप की बात करें या कोई बिजनेस डील की बात करें तो उसमें कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होगा। जैसे किसी सेल के लिए, प्रॉपर्टी सेल के लिए उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ या कोई व्हीकल सेल के लिए एग्रीमेंट हुआ, तो वो उनका इंटेंशन होना चाहिए एक लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने का, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि अगर आप कोई चीज दे रहे हो तो बदले में आपको जो मिल रहा है वो है उसकी कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल ए ने अपना लैपटॉप सेल किया तो बी उसको बदले में 50,000 रुपीज दे रहा है, तो ए को क्या कंसिडरेशन मिली, 50,000 रुपीज। उसने लैपटॉप दिया, बदले में जो उसको मिला दैट इज द कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन हमेशा लॉफुल होनी चाहिए। लॉफुल मतलब कि वो लीगल होनी चाहिए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कंसिडरेशन में जो लॉ के द्वारा फॉरबिडन है, कि लॉ उसको मना कर रहा है कि ये गलत चीज है। ठीक है, आप मतलब ड्रग्स के साथ एक्सचेंज कर रहे हो किसी चीज को, सो दैट इज नॉट राइट। फोर्थ इज कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। जो पार्टीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट मतलब कि एक तो वो मेजर पर्सन होना चाहिए जिसकी एज 18 ईयर्स की या उससे अबव हो। सेकंड वन, वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब कि उसकी जो मेंटल स्टेट है वो ठीक होनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एंड लॉ में कि लॉ ने उसको डिस्क्वालिफाइड ना किया हो, मतलब कोई क्रिमिनल वगैरह ना हो वो। फिफ्थ वन इज फ्री कंसेंट। दो पार्टीज अगर इन्वॉल्व हैं तो उनमें जो दोनों पार्टी हैं उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कोई भी फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवा सकता। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि ए ने बी पार्टी को थ्रेटन करके उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया फॉर द बिजनेस, सो ये यहाँ पे फ्री कंसेंट नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वॉइड होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंसेंट थी वो फ्री कंसेंट नहीं थी। एंड उसके अलावा भी इसमें फ्री कंसेंट में बहुत सारी चीजें आती है कि जैसे मिस रिप्रेजेंटेशन करना चीजों को, और अनड्यू इन्फ्लुएंस हो जाना, तो ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं। सिक्स वन इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो एक तरह से लीगल होना चाहिए, सो वो इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, एंड वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। सो जो सेवंथ इज सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। सो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो टर्म्स है वो क्लियर एंड डेफिनेट होनी चाहिए, अनक्लियर नहीं होनी चाहिए जो टर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल कि ए जो है वो रीजनेबल क्वांटिटी सेल करेगा राइस की टू द बी पार्टी, सो यहाँ पे हमने यूज किया रीजनेबल क्वांटिटी। अब रीजनेबल क्वांटिटी में कुछ भी हो सकता है, 1 kg अकॉर्डिंग टू ए, बट बी के अकॉर्डिंगली रीजनेबल कुछ और हो सकता है, सो यहाँ पे वो क्लियर एंड डेफिनेट नहीं है, सो जो टर्म्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए। 8th इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब जो कॉन्ट्रैक्ट जिस चीज के लिए हो रहा है वो उसकी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ वो चीज पॉसिबल भी है जिस चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कैपेबल होना चाहिए ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड। कि जैसे अगर किसी पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं मरे हुए को जिंदा कर दूंगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो ये पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इसमें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। 9th इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। सो जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो लॉ ने जिसको वॉइड बोल दिया है ऑलरेडी।
जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें मतलब उस चीज़ के रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जिसके जो लॉ की निगाह में वॉइड है, गलत है या इलीगल बोल सकते हैं हम। जैसे कि मैरिज के रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप मैरिज नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, सो ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट इज 10th वन इज लीगल फॉर्मेलिटीज़। अब जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी होते हैं, ओरल भी होते हैं, बट जो अगर हम लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइटिंग में होना ही चाहिए एंड वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए।